हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराता है। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com या हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, वो भी क्लास 8 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे। और चैप्टर नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका नाम है जब बगावत करती है जनता, या जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। यह हमारा चैप्टर था। जब जब जनता ने बगावत की है, क्रांति हुई ही है, और उस क्रांति में क्या क्या हुआ ये हमने पढ़ लिया। क्रांति की शुरुआत कैसे हुई हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बिल्कुल पढ़ चुके हैं, और क्रांति को अंग्रेजों ने दबाया कैसे ये भी हमने पढ़ लिया। अब हमारा जो सबसे अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि विद्रोह के बाद क्या हुआ। क्या 1857 की क्रांति का जो विद्रोह है ये वाकई में कुछ बदलाव कर पाया, क्या ये सफल माना जाएगा या नहीं। तो 1857 की क्रांति को कुछ लोग विद्रोह का नाम देते, कुछ लोग क्रांति का नाम देते, कुछ लोग बोलते हैं कि यह सफल नहीं हो पाया, कुछ लोग बोलते हैं कि यह बिल्कुल सफल हो पाया, और कुछ लोगों का बोलना है कि यह आंशिक रूप से सफल हुआ। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या वाकई में क्रांति जिस उद्देश्य को लेकर के चली थी, क्या उस उद्देश्य को पूरा किया। ये 1857 का विद्रोह जो था, यह किस उद्देश्य को लेकर चला था। सैनिकों के अंदर क्या भावना थी, अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने की भावना थी, और आखिरकार ये हुआ कि भारत में जो अंग्रेजी सत्ता राज कर रही थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी ताकत छीन ली गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी ताकत को ट्रांसफर कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। अब ब्रिटिश सरकार यानी महारानी एलिजाबेथ जो थी, उन्होंने ही ये किया कि भाई, जो महारानी वहाँ की थी, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब ब्रिटेन का, अब जो भारत का शासन किया जाएगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में नहीं होगा, अब हम होंगे उसके ताज पर, यानी भारत का जो शासन होगा वो डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार से चलेगा। तो दोस्तों, क्या इसको हम सफल नहीं मान सकते। क्या पुरानी ताकत को हटा करके हमने नई ताकत को ले आए, या पुरानी व्यवस्था को हटा करके नई व्यवस्था को ले आए। तो कुछ हद तक ये बोल तो सकते हैं कि क्रांति है कहीं ना कहीं हमारे 1857 की जो विद्रोह था वो कहीं ना कहीं सफल तो रहा, क्योंकि वो जिसके खिलाफ था उसको तो हटा दिया। भले ही हमारे ऊपर अभी भी अंग्रेज ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंग्रेजों ने अब पुरानी जो नीतियाँ थी वो सब खत्म कर दी। अब इसमें हुआ क्या, बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया था। और अंग्रेजों ने अहम बदलाव किए जो निम्नलिखित थे। कुल 6 तरीके के बदलाव हुए थे। इन बदलावों की घोषणा करके अंग्रेजों ने भारतीयों के मन में वो डर हटा दिया जो डर 1857 की क्रांति से पहले लोगों के अंदर था। तो क्या डर था लोगों के अंदर? लोगों के अंदर डर था गवर्नर जनरल का। तो इन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल को ही हटा दिया। अब बोला कि अब गवर्नर जनरल की बजाय आपको वायसराय लेकर के आएंगे। उनको डर था ये ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगान वसूल करने का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी के रूप में लगान ले रही थी बहुत ज़्यादा, उस लगान से दिक्कत थी। कंपनी ने बोला कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं रहेगी, गवर्नर जनरल भी नहीं रहेगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं रहेगी। आपकी जो जो समस्या है उसको सब समाप्त कर देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में आ गई। एक तो ये बदलाव, गवर्नर जनरल की बजाय वायसराय हो गया। हमारे ब्रिटिश इंडिया का सबसे लास्ट गवर्नर जनरल जो था वो थे लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग साहब को ही बना दिया वायसराय ऑफ इंडिया। बदलाव तो केवल नाम में हुआ था, व्यक्ति तो वही था। और अगर व्यक्ति वही है तो विचार भी वही होंगे, और काम करने की जो सोच होगी वो भी वही होती है। विचार और सोच दोनों बदलते थोड़ी ना है, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक लोगों के मन में चला कि गवर्नर जनरल वाला ट्रेंड खत्म हो गया, वायसराय वाला ट्रेंड आएगा। और ये भी बोला कि अब आपकी सारी बातें हमारे पास सीधी आएगी, क्योंकि हमारे ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक व्यक्ति को हम भारत मंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे, जो यहाँ के शासन का सारा जिम्मा देखेगा, और वो हमसे कनेक्ट रहेगा, ताकि हमें अगली बार ऐसी कोई समस्या हो तो पहले ही हम लोग उसको सुलझा लें।
बहुत अच्छी बात थी। उन्होंने सभी राजाओं को ये आश्वासन दिया, सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने सभी राजाओं को ये आश्वासन दिया। राजाओं को क्या डर था भाई, जो क्रांति हुई थी उसका मेन कारण क्या था? मेन कारण जो रहा था वो था डलहौजी की हड़प नीति। राजाओं महाराजाओं को, रियासतों वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी कि डलहौजी की हड़प नीति ज़बरदस्ती हड़प रहा था। अब उनने बोला कि ये दिक्कत, ये नहीं चलेगा, तो ब्रिटिश सरकार ने बोला कि आपकी समस्या ये है, शासकों की समस्या है कि आपकी संपत्ति आपसे हड़प ली जा रही है, आपकी रियासत आपसे हड़प ली जा रही है। तो जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार आपको विश्वास दिलाती है कि अब भविष्य में किसी भी राजा की किसी भी रियासत को हड़पा नहीं जाएगा। लेकिन तब तक तो बहुत सारी रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई थी। लेकिन फिर भी अंग्रेजी सरकार का जो बयान था ये काफ़ी हद तक सही था कि उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम अब कब्जा नहीं करेंगे, आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम कर सकते हैं। लेकिन टैक्स तो अभी भी अंग्रेज के पास ही जाना था। उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो पुरानी ज़मीनों पर जो हक था आपका, ज़मींदारों को ये आश्वासन दिया कि अब आपको स्थाई आपका हक मिल जाएगा। आपको डॉक्यूमेंटेशन वाला सिस्टम बनाया गया, पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया। तो काफ़ी सारे बदलाव अंग्रेजों ने यहाँ पर किए। अब इस बदलाव को देखकर समझ में आता है कि वाकई में 1857 की क्रांति कुछ तो करके चली गई। 1857 क्रांति कुछ तो बदलाव करके गई, क्योंकि जिस उद्देश्य से वो उठी थी, भले ही पूरा उद्देश्य पूर्ण न किया हो, लेकिन हमारी मांगे कुछ हद तक पूरी हो गई और हमने इतना बड़ा बदलाव ला दिया कि जो अंग्रेज पहले हमें एक्सप्लॉइट करते थे, बहुत ज़्यादा कड़े कानून लागू करते थे, अब वही अंग्रेज सुशासन की बात करते, अच्छे वाले शासन की बात करना शुरू हो गया। हालांकि अंग्रेजों ने मुसलमानों की ज़मीनों को जो है बहुत ज़्यादा ज़मीनें जब्त की उसके बाद भी, क्योंकि उनको लगता था कि 1857 की क्रांति इन्होंने शुरू की, इसलिए मुसलमान के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अत्याचार भी अंग्रेज लोगों ने उस समय किया था, उनकी ज़मीनें वगैरह हड़प ली थी। तो समझते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव हुए। बदलाव नंबर 1, पहला बदलाव आपके सामने है। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की जितने भी पावर थी भारत में राज करने की, टैक्स लेने की, ये सारी की सारी पावर डिसीजन लेने की किसको दे दी? ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में दे दिए गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ब्रिटिश सरकार का जो मंत्रिमंडल होता था, उस मंत्रिमंडल के एक व्यक्ति को, एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। अब उसको भारत से संबंधित जो मामलों को संभालने का जिम्मा दे सौंपा गया कि अब आप इन मामलों को संभालेंगे और जो भी कुछ होगा आप रिपोर्ट हमें सीधा करेंगे। भारत के गवर्नर जनरल को हटा करके वायसराय का ओहदा दिया गया, उसे वायसराय बना दिया गया। अब वो गवर्नर जनरल नहीं रहेगा। कुछ लोग, जैसे मैंने अभी आपको बताया, केवल नाम में परिवर्तन था, लेकिन कुछ हद तक शक्तियों में भी बदलाव किए गए। अब वायसराय अकेला डिसीजन नहीं ले सकता था, उसके साथ एक टीम बना दी गई। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव तो था। दूसरा बदलाव ये हुआ कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिलाया गया, भारत के सभी शासकों को भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र, मतलब उनकी जो रियासत है, उस पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें इस बात के लिए भी प्रेरित किया गया कि ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार कर ले। बस आप ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति, मतलब सर्वोच्च सत्ता के रूप में आप स्वीकार लें, तो आपकी जमीन, आपकी रियासत आपसे कभी भी भविष्य में अंग्रेज सरकार के द्वारा नहीं छीनी जाएगी। ये दूसरा बदलाव था। तीसरा बदलाव सेना में किया, क्योंकि जो 1857 की क्रांति थी वो एक सैन्य विद्रोह था। शुरुआत मेरठ की सिपाहियों ने किया, भारत के जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। तो अंग्रेजों ने ये करना शुरू कर दिया कि बड़ी बड़ी पोस्ट पर तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, और ये भी कर दिया कि अब भारतीय सिपाहियों का जो रेशो था, जो संख्या थी, उसकी बजाय यूरोपियन सिपाहियों की संख्या में इजाफा कर दिया गया। और बड़े बड़े जो बारूद वाले एरिया जो जगह थी, हथियार का जो संरक्षण था, मतलब जो सेंसिटिव चीज़ें थी, सबका जो जिम्मा है वो यूरोपियंस के हाथ में दे दिया, न कि भारतीयों के हाथ में। संख्या को बढ़ाने का फैसला लिया। क्या लिया? सेना में भारतीय सिपाहियों को अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को बढ़ाने का फैसला लिया गया। और यह भी तय किया कि अब हम लोग अवध, बिहार और मध्य भारत
और दक्षिण भारत जैसे सिपाहियों को भर्ती नहीं करेंगे, क्योंकि ये एकजुट होकर विद्रोह करते हैं, जबकि उसकी बजाय हम लोग गोरखा, सिख और पठानों को रिक्रूट करेंगे, जो कि जो है एक इस तरह से इकट्ठे होकर विद्रोह नहीं करते हैं। तो उनको लगा कि गोरखा, सिख और पठानी बहुत बड़े समुदाय भी नहीं थे, उनको लगा कि इनको काम करवाएंगे, इनको पैसा देंगे तो ये ईमानदारी से काम करते, क्योंकि काफ़ी ईमानदारी से काम करने वाले लोग थे, में से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती करने लगे। तो गोरखा, सिख और पठानों में ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती करने लगे। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों को लगता था कि इस विद्रोह में उन्होंने ही खड़ा किया। ये विद्रोह जो हुआ था 1857 का, ये खुद मुस्लिमों ने खड़ा किया था, ऐसा अंग्रेज़ों को लगता था। इस वजह से उन्होंने इसको, इनकी ज़मीनें जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जब्त करना शुरू की। पांचवा बदलाव क्या हुआ? पांचवा बदलाव ये हुआ कि अंग्रेजों ने फैसला लिया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज को अब नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि एक कारण 1857 की क्रांति का ये भी तो था दोस्तों कि उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल किया था। गाय और सूअर की चर्बी लगा करके हमारे धार्मिक जो भावना है उसको ठेस पहुंचाने का काम किया था। समुद्र का कानून बना करके जबरदस्ती भारतीय सिपाहियों को समुद्र में लड़ने के लिए भेजा जा रहा था, जो कि वो नहीं चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि अब हम आपकी भारत के लोगों की सामाजिक जो आपकी संस्कृति है, धर्म है और रीति रिवाज है, उसका सम्मान करेंगे, बिल्कुल सम्मान करेंगे, आपको अपमानित नहीं करेंगे। और धर्म के मामले में जो भी स्वतंत्रता आपको चाहिए वो ब्रिटिश सरकार आपको देगी। बस इन राजाओं को एक अधिपति के रूप में, जो महारानी है, जो रानी है, उनको उसको ब्रिटेन की रानी को अधिपति के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। छठे नंबर का बदलाव क्या किया अंग्रेजों ने? अंग्रेज सरकार ने छठे नंबर का बदलाव ये किया कि जो भूस्वामी थे और जमींदार थे, भूस्वामी और जमींदार कौन होते हैं? जिनके पास बहुत बड़े बड़े बल्क में ज़मीनें होती थी, और ज़मींदारी व्यवस्था में जो बहुत सारे जमींदार थे जिन्होंने बहुत सारी जो है ज़मीन इकट्ठी कर ली थी, उनको डर यह था कि भाई हमारी ज़मीन ना छीन ले कोई। तो भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, स्थायित्व मतलब स्थायी रूप से भी आपकी हो जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन वाला फॉर्म कर दिया गया कि स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। अब नई नीतियाँ बनाई गई कि आपको हर एक व्यक्ति को ज़मीन के रूप में कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट मिलेगा, या आपकी ज़मीन है तो आपके पास प्रूफ दिया जाएगा, आपसे आपकी ज़मीन लीगली और इलीगली दोनों तरीके से कोई नहीं छीन सकता। यह आश्वासन किसको दिया गया? बड़े बड़े भूस्वामी और जमींदारों को। तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा कि विद्रोह के बाद क्या हुआ। तो विद्रोह के बाद केवल ये 6 बदलाव हुए जो हमने समझे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट बदलाव है। सबसे अच्छा बदलाव तो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ख़त्म कर दिया गया, उसकी जगह शासन की जो बागडोर थी वो ब्रिटिश साम्राज्य ने हासिल कर ली। गवर्नर जनरल का पोस्ट बदल करके वाइसरॉय वाला पोस्ट डाल दिया, और एक ब्रिटेन की संसद का, पार्लियामेंट का जो एक क्षमा करें, विधानमंडल का जो वहाँ का होता था मंत्रिमंडल, उसका एक सदस्य को भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया, जो कि शासन से संबंधित मामलों को चलाने के लिए जिम्मा उसको दे दिया गया था। उसके अलावा ये किया गया कि भारतीय शासकों को भी जो है उन्होंने काफ़ी हद तक जो है प्रोत्साहन दिया कि आपकी भूमि नहीं छीनेंगे, बस आप हमें ऊपर मानिए। तो ऐसे करते करते उन्होंने 5-6 बदलाव कर दिए, जिसकी वजह से हम कलेक्टिवली ऐसे रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं कि 1857 की क्रांति ने वो किया, भले ही उसकी पूरे उद्देश्य को पूरा न किया, लेकिन उन्होंने 100 साल में वो किया, 100 साल में कोई नहीं कर पाया था। वो बदलाव 100 साल की सत्ता को ख़त्म कर दिया। इसीलिए 1857 की क्रांति को फर्स्ट वॉर और ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इसे स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है दूसरा विकल्प, जिसका नाम है magnetbrains.com। ये हमारी वेबसाइट है जहां आप जा करके आप विजिट कर सकते हैं। इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलेगा अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर करने का मौका। आप CBSE 7 to 12 क्लास में जाइए, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास अपनी कक्षाओं के ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, बस क्लास 8 पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लास 8 पर क्लिक करेंगे वैसे आप पहुंच जाएंगे अपने क्लास 8 के सारे टीचर्स के पास। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, बस टीचर के नाम के नीचे लिखा होगा वॉच नाउ, हर एक टीचर के नाम के नीचे वॉच नाउ लिखा हुआ है, बस वॉच नाउ को करो क्लिक,
और सीधा पहुंच जाओ उस शिक्षक से संबंधित जो वो चैप्टर उन्होंने पढ़ाया है उसके सारे के सारे वीडियो बिल्कुल सीक्वेंस में चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब आपको करना है कि इसमें से जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है बस सामने लिखे हुए लेक्चर पर करें क्लिक, आपका वीडियो हो जाएगा शुरू और आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। अब आपने नोट्स बनाइए और कक्षा में टॉप करके दिखाइए। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा जो क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी बच्चों को दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।